हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। ये भर्ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में यानी आरबीआई में, और ये असिस्टेंट की भर्ती है। कुल पोस्ट जो निकाली गई है वो 650 पोस्टें निकाली गई है। अच्छी बात यह है कि इसमें दिव्यांगजनों की भी पोस्टें ठीक है भर्ती के हिसाब से, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। उससे अच्छी बात है कि इसमें आपका प्रीमेंस होगा और किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी हैं जो एलिजिबल है, जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताने वाला हूं। कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी, आपको सेंटर कहाँ मिलेगा, किन किन स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, ये सारी इस वीडियो में बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही दूंगा। तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये भर्ती निकाली गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और 650 पोस्टें हैं, असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए अगर आपने केवल ग्रेजुएशन किया है, वो किसी भी स्ट्रीम में किया हो, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो, मतलब बीकॉम किया हो, बीए किया हो, या जो भी ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स होते हैं वो किया हो आपने किसी भी स्ट्रीम में, बस आप पास हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दिव्यांगजन हो तो अप्लाई कर सकते हो। दिव्यांगजनों को यहाँ पर पास पर भी लिया जा रहा है। वैसे 50% होना चाहिए, लेकिन दिव्यांगजन और SC/ST अगर पास भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 16 फरवरी 2026 से, और 8 मार्च 2026 तक ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें ज़रूर अप्लाई कर दो। मैं आगे बताने वाला हूँ कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है। आप इसकी फ़ीस भी जो सबमिट कर सकते हो वो 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बता दिया है कि आपका जो प्री होगा वो 11 अप्रैल 2026 में हो जाएगा। मेंस आपका 7 जून 2026 को हो जाएगा, मतलब आपको 2026 के अंदर अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहां पर दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, उसके बाद में कौन कौन एलिजिबल है ये भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विजन वाले हैं, मतलब ब्लाइंड विजुअली हैंडीकैप है, तो आपकी एक पोस्ट है। और कैटेगरी बी में मतलब HI वाले हैं तो उनकी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है वो बैकलॉग की पोस्ट हैं, तो वो भी आप ही की होती है। इसके अलावा कैटेगरी सी मतलब लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर पोस्ट नहीं है, और कैटेगरी डी मतलब मल्टीपल डिसेबल्ड या अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर बेंगलुरु में केवल VI वालों की 1 पोस्ट है और 2 पोस्ट मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की है। और इसके अलावा भोपाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर VI वालों की 2 पोस्टें हैं, HI वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, और अदर वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में है भुवनेश्वर, यहाँ पर भी VI वालों की 2 है, HI वालों की 2 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है, और अदर वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। चंडीगढ़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की 2 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है, अदर वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर अगला है चेन्नई में VI वालों की 1 पोस्ट है और HI वालों की 3 पोस्ट है। इसके अलावा लोकोमोटर की तो नहीं है और अदर की भी यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में आता है गुवाहाटी में VI वालों की 1 पोस्ट है और HI वालों की भी 1 है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 4 पोस्ट है, अदर वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला है हैदराबाद, यहाँ पर VI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, बाकी HI वालों की 6 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है और अदर वालों की यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में है जयपुर, यहाँ पर VI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, HI वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी नहीं है और अदर वालों की भी यहाँ पर पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद में अगला है यहाँ पर जम्मू में VI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, HI वालों की भी कोई नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की और अदर की भी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में है कानपुर और लखनऊ, यहाँ पर VI वालों की तो कोई पोस्ट नहीं है, बाकी HI वालों की 6 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और अदर वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला है कोलकाता, यहाँ पर VI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, बाकी HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और अदर वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर अगला है मुंबई में VI वालों की 2 पोस्ट है, और अगर हम HI की बात करें तो उनकी यहाँ पर 14 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 7 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 15 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है नागपुर में अगर हम देखें तो VI वालों की यहाँ पर पोस्ट नहीं है नागपुर में,
बाकी HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की और अदर की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। फिर आता है न्यू दिल्ली, यहाँ पर भी VI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, HI वालों की भी नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और अदर वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके बाद में है पटना, पटना में VI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, HI वालों की 2 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 है और अदर वालों की नहीं है। फिर लास्ट में आता है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर भी VI वालों की नहीं है, HI वालों की 2 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी नहीं है और अदर वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर हम डिसेबल्ड की टोटल पोस्टों की बात करें तो VI वालों की सभी जगह पर मिलाकर 11 पोस्टें हैं। इसके अलावा अगर हम HI वालों की बात करें तो उनकी यहाँ पर टोटल 50 पोस्टें हैं। देखो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, 27 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 23। तो देखो जो ब्रैकेट में लिखा है वो बैकलॉग की पोस्ट है, मतलब पिछली वैकेंसी में ये बच गई होगी तो उनको एज इट इज़ निकाल दिया गया है। तो ये सब ऐड करके ही आपको लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोकोमोटर डिसेबल्ड की बात करें तो उनकी भी यहाँ पर टोटल 18 पोस्टें हैं, 13 रेगुलर की है और 5 बैकलॉग की है। इसी तरीके से अगर अदर डिसेबल्डों की बात करें तो उनकी भी यहाँ पर 37 यानी 37 पोस्टें हैं, 21 रेगुलर में है और 16 बैकलॉग में है। तो यहाँ पर दिव्यांगजनों की वैकेंसी के हिसाब से ठीक ठाक पोस्टें हैं, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना। इस फॉर्म को भरने की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडिया के नागरिक हो, मतलब भारतीय नागरिक हो, और इसके अलावा अगर नेपाल या भूटान वगैरह से भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 से 28 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दिव्यांगजन है तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप जनरल EWS से बिलोंग करते हो तो 10 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 13 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर सीधा 15 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा है एट लीस्ट बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ में। लेकिन यहाँ पर दिव्यांगजनों को 50% कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वो पास भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैटेगरी A में अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लो विजन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी B में अगर आप डेफ हो या HH वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी C में मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी या OH में अगर हम देखें LD मतलब LD में अगर देखें तो अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, या आप SD SI या CP वाले भी है, या LC DW AAV या MDY है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कैटेगरी D में अगर आप ASD माइल्ड और इसके अलावा ID SLD और MI वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हो, या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन है या डेफ HH है या एक हाथ में दिक्कत, दोनों हाथों में, एक पैर में, दोनों पैरों में, या SD SI या CP LC DW AAV MDY या ASD ID SLD MD और MI है तो अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लोगे तो आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के लिए फर्जी वीडियो बना देते हैं, बताते कुछ है नहीं, बस फर्जी में वीडियो अपने व्यूज़ के लिए बता देते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से देखते रहो। यहाँ पर अगर हम फॉर्म भरने में फ़ीस कितनी लगेगी ये देखें तो देखो SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन अगर आप है तो आपकी यहाँ पर 50 रुपये फीस लगेगी प्लस 18% GST लगेगी। अगर आप जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पर 450 रुपये फीस लगेगी प्लस GST लगेगी 18%। तो दिव्यांगजनों की यहाँ पर 50 रुपये फीस लगेगी, तो कोई ज़्यादा फीस नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़रूरी होता है यहाँ पर सैलरी बताना। तो देखो सैलरी की अगर बात करोगे तो असिस्टेंट की जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 58,514 लिखा है, मतलब लगभग ये आपकी 60,000 तक सैलरी रहने वाली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर आपका जो पैटर्न रहने वाला है, जो आपकी स्कीम है सिलेक्शन की, वो क्या है वो भी यहाँ पर देख लो, ज़रूरी है देखना। देखो आपका जो प्री होगा उसमें आपका इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। इन सब के लिए आपको 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 ही मार्क्स के होंगे। इसके लिए टोटल 60 मिनट मिलेंगे। बाकी जो दिव्यांग साथी एलिजिबल हो गया एक्स्ट्रा टाइम के लिए उनको यहाँ पर 120 मिनट दिया जाएगा। प्री क्लियर होने के बाद में आपका मेंस होगा। अब मेंस में जो आपका आएगा उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स,
जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब 200 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और ये 200 ही मार्क्स के होंगे। आपको रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30-30 मिनट मिलेंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट, टोटल 135 मिनट का समय दिया जाएगा। बाकी जो दिव्यांग साथी एलिजिबल है एक्स्ट्रा टाइम के लिए, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप उसी स्टेट से अप्लाई करना जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो। अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही स्टेट से अप्लाई किया जहाँ की लैंग्वेज आपकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट पर लिखी हुई है, तो फिर आपको ये एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़रूरत उन्हीं लोगों को पड़ेगी जिनकी मार्कशीट पर जहाँ से वो अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, ठीक है। अगर सेंटर की बात करें तो आप इसमें अपने हिसाब से भी सेंटर ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया में कई जगह सेंटर बनाए जाएंगे, बहुत जगह, तो आप अपने मन से कहीं भी सेंटर चूज़ कर सकते हो। बाकी दोस्तों इनमें उन लोगों को बता दूं जिनका टेम्परेरी का सर्टिफिकेट बना होता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र परमानेंट है। देखो यहाँ पर परमानेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना। इसमें स्क्राइब वगैरह के रूल्स की अगर हम बात करें तो अगर आप दिव्यांगजन हो और एलिजिबल दिव्यांगजन हो जिनको स्क्राइब की आवश्यकता है, रियल में आवश्यकता है, तो आप स्क्राइब अपनी तरफ से भी ले सकते हो। यहाँ पर जो टोटली ब्लाइंड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में दोनों हाथों से प्रॉब्लम या सीपी वाले हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई एनेक्सर बनवाने की ज़रूरत नहीं है, अपेंडिक्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन तीनों के अलावा और जितने भी दिव्यांग हैं और उनको आवश्यकता है स्क्राइब की रियल में, तो उनको यहाँ पर अपेंडिक्स 9 यानी IX बनवाना होगा और उस पर चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं उनके साइन, मोहर सब कुछ करवाकर अपना एग्ज़ाम के टाइम पर ले जाना होगा, या अगर अपलोड करने के लिए कहेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप अपना स्क्राइब लेंगे तो अपना स्क्राइब लेने के लिए अपेंडिक्स 10 यानी अपेंडिक्स X भी आपको भरना होगा। इस पर किसी प्रकार के कोई साइन नहीं होते, इसमें आप अपनी डिटेल भर के सिग्नेचर करके स्क्राइब की डिटेल वगैरह बता के आप इसको कर सकते हो। तो जो ऐसे दिव्यांग साथी है जो दोनों हाथों से प्रॉब्लम में है या ब्लाइंडनेस है या इसके अलावा सीपी वाले हैं, तो उनको ये अपेंडिक्स 9 नहीं बनवाना पड़ेगा, बस अपेंडिक्स X यानी अपेंडिक्स 10 पर ही साइन वगैरह करके ले जाना होगा। लेकिन इन तीनों के अलावा जो दिव्यांग साथी है उनको अपेंडिक्स 9 बनवाना पड़ेगा, और अगर अपना स्क्राइब लेते हैं तो उसके लिए अपेंडिक्स 10 भी यहाँ पर साइन कर ले जाना होगा। ये उन लोगों के लिए है जो 40% से ज़्यादा है, 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले हैं। अब जो 40% से कम वाले हैं जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% से कम है, उन लोगों को भी अगर स्क्राइब की आवश्यकता है, रियल में आवश्यकता है, तो उनको यहाँ पर अपेंडिक्स 11 यानी अपेंडिक्स 11 बनवाना होगा, उस पर साइन वगैरह करवाने होंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर वगैरह के। और अगर वो भी अपना स्क्राइब ले जाना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर अपेंडिक्स 12 भरकर ले जाना होगा। अब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझा पाएगा। बाकी आपका जो स्क्राइब है वो आपसे एक स्टेप बिलो होना चाहिए, मतलब आपसे आपकी क्वालिफिकेशन से वो कम होना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल पर भर रहे हो तो आपका जो स्क्राइब है उससे कम का होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हो या 12th में हो तो वो चलेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पर नियम कानून लिखे हुए हैं। अगर आप अपना स्क्राइब वगैरह लेकर जाते हो तो अपनी कोस्ट पर ले जाना होगा और किसी प्रकार का कोई वायलेशन वगैरह नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे। और रियल में अगर आप दिव्यांग हैं, ऐसे जिनको आवश्यकता है वही ले जाएंगे। अगर कभी भी फर्जी पाया जाता है तो आपको जॉब से भी बाहर कर दिया जाएगा किसी भी टाइम अगर ऐसा होता है तो। बाकी दोस्तों आप इसका फॉर्म बहुत आराम से भर सकते हो, जो भी मैंने ऊपर अपेंडिक्स बताए हैं वो सब इस PDF में नीचे दिए हुए हैं, आप इसी PDF में से डाउनलोड उनको भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो सब दिया हुआ है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसमें बताने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दो भाई, और शेयर भी कर दो ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।